स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। आपको मैंने बार बार बताया है और आज दोबारा बता रही हूँ। आपको पता है एड्जॉर्प्शन का जो फिनोमिनन है उसमें आपका एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर जो एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल हैं वो आके आपके अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, जिसकी सरफेस पर एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन हो रहा है उसका नेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका एड्जॉर्प्शन। अब नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट में फर्स्ट पार्ट आता है रेजिडुअल फोर्स। क्या है बेटा फर्स्ट पार्ट? रेजिडुअल फोर्स। तो सबसे पहले तो आपके रेजिडुअल फोर्स होते क्या हैं ये बता देती हूँ आपको। जैसे सपोज कीजिएगा ये आपकी सरफेस है किसकी? एड्जॉर्बेंट की। तो आपको पता है जो सरफेस पर पार्टिकल होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर तरफ से इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है कि नहीं? हर तरफ से इक्वल नहीं होते हैं। तो अपने फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए वो क्या करते हैं, एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब करवाते हैं। किसको मॉलिक्यूल को? एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो इनकी सरफेस पर ये जो फोर्सेस हैं ये कहलाते हैं आपके रेजिडुअल फोर्सेस। क्या कहलाते हैं बेटा? रेजिडुअल फोर्सेस, या जिनको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो आपको पता है अगर जो आपका एड्जॉर्बेंट है, ये आपका एड्जॉर्बेंट है, इसकी सरफेस पर अगर रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा होंगे, रेजिडुअल फोर्सेस क्या होंगे? जितने ज़्यादा होंगे तो आपका इसका मतलब ये अनस्टेबल है। रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा है मीन्स ये यहाँ पर देखो अनबैलेंस्ड ज़्यादा है। सरफेस पर रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा होने, ये आपके रेजिडुअल फोर्सेस हैं। रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा होने का मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस सरफेस के ऊपर ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे उतना ज़्यादा ये आपका एड्जॉर्बेंट क्या होगा? अनस्टेबल। समझ गए कि नहीं? इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? कम होगी, और उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी उतनी ही पावर से वो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को कहाँ अट्रैक्ट करेगा? अपनी तरफ। तो हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में? हम बोलेंगे कि अगर आपके क्या है रेजिडुअल फोर्सेस, अगर आपके रेजिडुअल फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं आपके? इंक्रीज हो रहे हैं। अगर रेजिडुअल फोर्सेस इंक्रीज होंगे तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? बताइएगा। जो आपका स्टेबिलिटी है एड्जॉर्बेंट की बात कर रहे हैं हम। तो रेजिडुअल फोर्सेस अगर आपके ज़्यादा हैं तो जो आपका ये एड्जॉर्बेंट है इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है मीन्स क्या है? आपको पता है स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज तो इंक्रीज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। और जितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी उतनी ही पावर से क्या करेगा ये? आप एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कहेंगे इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन। पॉइंट समझ में आया बेटा? ग्रेटर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, जितने ज़्यादा रेजिडुअल फोर्सेस होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी कम। किसकी? आपकी एड्जॉर्बेंट की। स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी है उतनी पावर से ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल को अपने ऊपर खींचेगा, और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका? एड्जॉर्प्शन। उतना ज़्यादा क्या होगा बेटा? एड्जॉर्प्शन। दूसरी चीज़ है आपका एड्जॉर्बेंट का क्या बेटा? सरफेस एरिया। सेकंड पॉइंट आपका क्या हो गया? सरफेस एरिया। तो आपको पता है एरिया जितना ज़्यादा हो, जैसे सपोज करो ये आप छोटा सा डस्टर ले रहे हैं और इसकी सरफेस पर ये एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं। यही डस्टर अगर आपने बड़ा कर दिया तो बताओ क्या बढ़ गया? आपका एरिया बढ़ गया। एरिया जितना ज़्यादा होगा आप ही बताओ एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा। तो आप क्या बोलोगे? इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज द एड्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन एड्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया बेटा? तो ये आपको समझ में आ गया। स्मॉल हमने जितना एरिया कम है आपका उतना कम एड्जॉर्प्शन है, एरिया जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन है आपका। ठीक है कि नहीं? एड्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि एड्जॉर्बेंट जो है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं कि जिससे उसका तो एक एक्टिवेट करने की एक प्रोसेस है उसका सरफेस एरिया बढ़ा देना, उसको पाउडर फॉर्म में ले लेना। जितना ज़्यादा हम पाउडर फॉर्म में लेंगे उसको तो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना? पाउडर फॉर्म में लेने पर एरिया बढ़ेगा, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे।
और जितने ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस या रेजिडुअल फोर्सेस आपको पता है उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता है किसमें बेटा, एडजॉर्प्शन में। तो सेकंड आपका क्या हो गया नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट में, सरफेस एरिया। क्लियर हो गया बेटा। तो ये 2 पॉइंट मेन है आपके किससे रिलेटेड, एडजॉर्बेंट से रिलेटेड, एक तो रेजिडुअल फोर्सेस और दूसरे क्या आ गए आपके सरफेस एरिया। अब चलिएगा, अब आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, सेकंड फैक्टर आपका सेकंड आ गया क्या, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट जैसे सपोज करो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में अगर हम गैसेस की बात करें, किसकी बात करें, एडजॉर्बेट सपोज कीजिएगा आपकी क्या है, गैसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस, क्या कहते हैं हम, ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस, जो गैसेस आपकी ईजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं, क्लियर है ना स्टूडेंट, आर एडजॉर्ब मोर, ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस आर एडजॉर्ब मोर। जितनी आसानी से गैसेस लिक्विफाइड होंगी वो उतनी ज़्यादा एडजॉर्ब होंगी किसकी सरफेस पर, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिएगा कौन सी गैसेस जो हैं वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाती हैं, समझ के ना, गैस फॉर्म में होंगी तो वो सरफेस पर एडजॉर्ब भी नहीं होंगी, जब आप उन पे प्रेशर लगा के वो लिक्विड फॉर्म में आपकी आएंगी तभी वो आपकी क्या हो जाएंगी, एडजॉर्ब किसकी सरफेस पर बेटा, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर। तो हम कहते हैं जितनी आसानी से गैसेस लिक्विड में बदलती हैं उतनी ही आसानी से वो एडजॉर्ब होती हैं किसकी सरफेस पर, एडजॉर्बेंट की सरफेस पर। अब गैसेस, ये जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट है एक ये और फैक्टर पर डिपेंड करता है, उस फैक्टर को हम कहते हैं बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर, पहले सुनिएगा, ये 11th का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये वैसे आप सबको पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो तो दोबारा बता देती हूँ। क्या है, द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, however may be the pressure applied on the gas, however may be the pressure applied on the gas। क्या है बेटा ये क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो बेटा कोई गैस है उसके ऊपर, जैसे गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है दूर दूर होते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल पर हम क्या लगाते हैं, प्रेशर, क्या लगाते हैं बेटा, प्रेशर लगाकर आप गैस के मॉलिक्यूल पास आते हैं और सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं कि नहीं। लेकिन हमने कहा, या फिर गैस के मॉलिक्यूल लिक्विफाइड होते हैं, तो सपोज करो जैसे अगर हम CO2 गैस की बात करें, कौन सी गैस की बात कर रहे हैं, CO2 गैस की, तो CO2 गैस को मैंने टेम्परेचर भी दे रही हूँ, प्रेशर भी दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ बेटा, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो मैंने कहा नीचे से आपको पता है टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल को दूर दूर भगाता है और प्रेशर उनको पास लाता है, तो नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं तो दूर दूर भागेंगे और ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो लिक्विड फॉर्म में आएंगे। लेकिन मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही लिक्विड में बदल सकते हैं और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे CO2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स CO2 गैस जो है इतना टेम्परेचर रखोगे और उसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, कितना टेम्परेचर रखोगे, 31.1 डिग्री, इतने टेम्परेचर तक तुम उसको कितना भी प्रेशर लगाओ वो लिक्विड में बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपका 31.1 से पॉइंट में भी आगे बढ़ा, क्लियर स्टूडेंट, 31.1 से पॉइंट में भी अगर टेम्परेचर आपने आगे बढ़ा दिया तो अब कितना भी प्रेशर लगाते रहो बेटा गैस के ऊपर, गैस आपकी लिक्विड में नहीं बदलेगी, मीन्स गैस सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब नहीं होगी आपकी, अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आ चुका है तो, ठीक है। तो देखो अब जैसे एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सपोज करो 100 है, एक का 200 है, तो इसका मतलब एक गैस को हम 100 तक ही लिक्विड में बदल सकते हैं, दूसरी को 200 तक बदल सकते हैं। तो कौन सी गैस बताओ ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 200, टेम्परेचर जितना ज़्यादा, अरे भाई ये एक गैस है उसको 31.1 तक ही किस में बदल सकते हैं, लिक्विड में, और एक गैस है उसको 100 तक बदल सकते हैं। तो बताओ कौन सी गैस ज़्यादा आसानी से लिक्विड में बदल सकती है, जिसके लिए 100 तक की पॉसिबिलिटी, मतलब 100 डिग्री तक तुम प्रेशर लगाते रहो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो जैसे मैं कुछ गैसेस के आपको क्रिटिकल टेम्परेचर लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा H2N2CO, CH4 हो गई आपकी, CO2, NH3, SO2, ठीक है, ये मैंने इनके क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं।
क्रिटिकल टेम्परेचर किस में, केल्विन में। देखो हाइड्रोजन का होता है आपका 33, इसका होता है आपका 126, या आपका होता है 134, ये 190, ये 304 होता है आपका, ये 406 होता है इसका, और इसका 430 केल्विन होता है बेटा। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि कौन सी गैस है जो ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पर, तो जिसका क्या ज़्यादा होगा बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस गैस को आप 430 केल्विन तक किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में, मतलब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये अटैच होती रहेगी। और एक गैस है उसको 33 केल्विन, तो आपने शुरू नहीं किया प्रेशर लगाना, इतने में तो 33 केल्विन आ जाएगा, तो ये गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब नहीं होगी। तो हम बोलेंगे, यहाँ पर नीचे लिखते हैं हम, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ग्रेटर विल बी द एड्सॉर्प्शन, ग्रेटर विल बी द एड्सॉर्प्शन। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर, उस गैस को आप उतने टाइम तक आप प्रेशर लगाते जाओ और वो एड्सॉर्ब होती रहेगी। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ही 33 है तो प्रेशर लगाना शुरू करोगे, तब तक तो आपकी गैस जो है वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा, और क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तो गैस को लिक्विफाइड कर ही नहीं सकते। तो हम बोलेंगे हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द एड्सॉर्प्शन। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में सबसे, अगर आपकी गैसेस हैं क्या एड्सॉर्बेट, तो आपका मेन फैक्टर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज़्यादा, उतनी ईजिली आपका जो गैस है वो एड्सॉर्ब हो सकती है किसी भी सॉलिड की सरफेस पर। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आया मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है। अब देखो, अब एड्सॉर्बेट के अलावा ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, एक दूसरा फैक्टर और होता है इसमें, ध्यान से सुनिएगा, वो आपका होता है सरफेस एरिया। क्या है आपका सरफेस एरिया। जैसे मैंने नोबल गैसेस ले ली, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये मैंने आपकी नोबल गैसेस ली। तो आपको पता है कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे आपके साइज़ नीचे को चलते हैं तो आपका साइज़ बढ़ता है। हीलियम से जीनोन की तरफ चलेंगे तो क्या बढ़ेगा, साइज़, और साइज़ बढ़ता है तो क्या बढ़ते हैं, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिन गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे वो जल्दी लिक्विफाइड हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस, एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस। तो आप क्या कहोगे बेटा कि ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, तो क्या होंगे आपके, ग्रेटर द सरफेस एरिया, तो ग्रेटर द क्या होंगे, ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितने ज़्यादा आपके वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ध्यान से सुनिएगा, उतनी ईजिली, ठीक है कि नहीं, वो गैस जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, एड्सॉर्ब करवा सकते हैं। ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इंक्रीज होता है किसमें, एंड इंक्रीज इन एड्सॉर्प्शन। क्लियर हो गया बेटा, उसी गैस का एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, ताकि वो ईजिली जो है वो एड्सॉर्ब हो सके। क्लियर हुआ बेटा। तो ये आपका सेकंड फैक्टर हो गया, क्या चीज़, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। पहले पढ़ाया नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, अब आपको बताया नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। चलिए अब तीसरे फैक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर आता है आपका बेटा टेम्परेचर। वैसे तो आगे हम डिटेल में और बताएंगे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में, लेकिन अभी मैं छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, मैंने आपको शुरू में एक क्वेश्चन भी करवाया था कि एड्सॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पता है ये आपका एड्सॉर्बेंट है, क्या है आपका एड्सॉर्बेंट। इसकी सरफेस पर जब आपके एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं तो वो इसके साथ बनाते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स या बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इनके बीच पाए जाते हैं बॉन्ड, समझ गए बेटा। और जैसे ही इनके बीच बॉन्ड बनेंगे इनमें से क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच जब बॉन्ड बनते हैं तो रिलीज होती है एनर्जी। तो इसलिए हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है आपकी, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इवॉल्व हो रही है। तो जिस प्रोसेस में ऑलरेडी हीट इवॉल्व हो रही है उसको आपको पता है टेम्परेचर फेवर नहीं करेगा, क्या है, उसको टेम्परेचर फेवर नहीं करता है। तो हम क्या कहते हैं, हम अगर इन जनरल बात करें तो हम बोलेंगे क्या, डिक्रीज इन फेवर, डिक्रीज इन टेम्परेचर,
ध्यान से सुनिएगा बेटा, डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर द एड्सॉर्प्शन, टेम्परेचर फेवर द एड्सॉर्प्शन। लेकिन मैंने आपको दो तरह के एड्सॉर्प्शन पढ़ाए हैं, एक है आपका फिजिजॉर्प्शन और दूसरा है आपका केमिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन, या फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो आपको पता है बेटा, अगर आप गैस के मॉलिक्यूल का आपने सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्ब करवा रखा है और नीचे से टेम्परेचर दोगे तो वो मॉलिक्यूल भागना शुरू कर देंगे। तो फिजिजॉर्प्शन के केस में तो जनरली क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा, तो आप बोलोगे फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज, फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। अगर हम बात करें किसकी, केमिजॉर्प्शन की, तो केमिजॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट है उसके बीच बनते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बनते हैं एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच, केमिकल बॉन्ड। तो क्या है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को पहले पास में आने के लिए और रिएक्शन आपस में एक दूसरे के साथ एड्सॉर्ब होने के लिए, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहले चाहिए होती है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी किससे मिलती है, आपकी टेम्परेचर से। किससे मिलती है, टेम्परेचर से। तो अगर हम केमिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो स्टार्टिंग में तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, तो तब तक तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर देने पर केमिजॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए रिएक्टिंग स्पीशीज को आपस में रिएक्शन करने के लिए और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर है कि नहीं। और जैसे ही उनके बीच आपका क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो गई, वैसे ही आपका क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जैसे ही बनना शुरू होगा, अब हीट इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा तो स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी, तो एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है, तो हम कहते हैं केमिजॉर्प्शन के केसेस में हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, increases by increasing temperature and then decreases ठीक है कि नहीं। जब आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और वो प्रोडक्ट में चेंज होने लगता है तो फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तब टेम्परेचर फेवर नहीं करता। तो दो तरह के एड्सॉर्प्शन के लिए अलग अलग इफेक्ट बता दिया मैंने आपको बेटा टेम्परेचर का। आगे हम इनको मैं आपको ग्राफिकली भी समझा दूंगी जब एड्सॉर्प्शन आइसोबार पढ़ाऊंगी, क्या होते हैं वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, फोर्थ फैक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर के बाद आपका अगला फैक्टर होता है प्रेशर। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पढ़ाया था। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट में बताया कि गैसेस पर जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के पास में आते हैं, ठीक है, और सरफेस पर आकर लिक्विफाइड हो जाते हैं आपके इजीली। समझ में आ रहा है ना बेटा, लिक्विफाइड होने की टेंडेंसी हो जाती है, उसकी सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे, हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर। इंक्रीज इन प्रेशर क्या करता है आपका, increase the rate of adsorption, increase the rate of adsorption। और बाकी आगे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे बेटा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में, ठीक है कि नहीं, किसके अंदर, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, एड्सॉर्प्शन के ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपका लास्ट फैक्टर एक और बचता है, उसको और देख लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आपका टॉपिक है अब एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। नेचर बताया था पहले एड्सॉर्बेंट का, अब बता रही हूँ एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। सुनिएगा बेटा ध्यान से, आपका एड्सॉर्बेंट जिसकी सरफेस पर, ये आपका एड्सॉर्बेंट है जिसकी सरफेस पर आपका क्या होना है बेटा, एड्सॉर्प्शन। इसकी ये जितना ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, क्या होगा बेटा, जितनी ज़्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा उतना एड्सॉर्प्शन जो है उसकी रेट ज़्यादा होगी। कैसे, जैसे सपोज़ करो अगर आप क्या करते हैं, जैसे ये सरफेस जो है, सपोज़ करो ये जो एड्सॉर्बेंट है इसकी सरफेस आप स्मूथ के बजाय रफ़ लेते हैं, जैसे ये ऊपर से आपकी ऐसी रफ़ सरफेस है, तो आपको पता है रफ़ सरफेस पर बाइंडिंग फोर्स की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा आपके रेजिडुअल फोर्स होंगे, समझ गए कि नहीं, उतनी ही ज़्यादा आपके एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल जो हैं वो सरफेस पर आकर अटैच हो सकते हैं। समझ गए कि नहीं। सरफेस अगर स्मूथ है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने रफ सरफेस में होते हैं बेटा रेजिडुअल फोर्स।
क्लियर हो गया कि नहीं? तो हमने कहा एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट हम कैसे करते हैं, इट इज़ कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड, कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। क्या मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं आपका एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट के लिए? तो इसमें सबसे पहला मेथड होता है बेटा बाय मैकेनिकल रबिंग। रबिंग कर दो तो सरफेस आपकी स्मूथ के बजाय कैसी हो जाएगी, रफ़। और आपको पता है रफ़ सरफेस पर क्या होते हैं, आपकी रेजिडुअल फोर्स ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा रेजिडुअल फोर्स, समझ गए, उतना ज़्यादा आपका एड्सॉर्बेंट एक्टिवेट और उतनी ज़्यादा आपकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो फर्स्ट होता है बाय मैकेनिकल रबिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिवेशन कैसे करते हैं हम एड्सॉर्बेंट का। तो दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपका जो एड्सॉर्बेंट है ना बेटा, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो या छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा उसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस या रेजिडुअल फोर्सेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये देखो, पहले जैसे सपोज करो ये था, ये आपका, ये देखो, ये मैं बता रही हूँ, ये यहाँ ध्यान से देखना इस तरफ। पहले आपके ये थे, ये आपका मॉलिक्यूल था किसका, एड्सॉर्बेंट का। आपने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, समझ गए कि नहीं? तो ये अलग अलग हो गए। देखो तो कितने हो गए अनबैलेंस्ड फोर्सेस। पहले यही थे आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कितने थे, 2 थे। इस एक्स के पास 2 अनबैलेंस्ड फोर्सेस थे। अब इधर से भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए तो नंबर बढ़ गया। ये एक्स है, इसके पास इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, एक इधर हो गया, बस ये आपस में अटैच रह गए इतना सा। तो देखो जितने ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस, आपको पता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे तो उनको बैलेंस करने के लिए कोई भी चीज़ वहाँ पर आकर अटैच होगी कि नहीं। तो दूसरा पॉइंट होता है टू, क्या लिखेंगे, टू इंक्रीज द एड्सॉर्बिंग पावर। To increase the adsorbing power, they are divided into किसमें, small pieces, divided into small pieces। as a result क्या होगा, as a result increase in surface area, क्या होगा, increase in surface area and absorbing power, ठीक है भाई। सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो पहले आपका मॉलिक्यूल एक था, अब उसको पाउडर आपने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया तो एरिया इंक्रीज हो गया, और एरिया इंक्रीज तो एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज। तीसरा और लास्ट पॉइंट अगर हम पढ़ें क्या है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का, तो तीसरा पॉइंट होता है एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट का बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे आप एक्टिवेटेड चारकोल पढ़ते हैं तो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे बनता है, हम क्या करते हैं, चारकोल को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं चारकोल की विद सुपर हीटेड स्टीम के साथ। तो जैसे ही आप चारकोल में से सुपर हीटेड स्टीम पास करते हैं तो चारकोल के बीच में जो पोर्स होते हैं और उनमें कोई अनवांटेड गैसेज अगर फंसी हुई होती हैं तो वो उन पोर्स में जैसे स्टीम पास होगी वो उन पोर्स में से वो अनवांटेड गैसेज कहाँ निकल जाएंगी, आपकी बाहर। और जितने ज़्यादा आपके पोर्स हो जाएंगे, समझ गए कि नहीं, उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन जो है वो ईजी हो जाएगा। क्लियर हो गया, एड्सॉर्प्शन की पावर उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोलेंगे सम एड्सॉर्बेंट, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं अगला पॉइंट, सम एड्सॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड बाय, सम एड्सॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड, कैसे एक्टिवेट करते हैं, बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बाय स्ट्रॉन्ग heating in contact with superheated steam। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो कुछ एड्सॉर्बेंट है उनको एक्टिवेट करने के लिए उनको क्या कर दो, सुपर हीट कर दो सुपर हीटेड स्टीम के साथ। तो स्टीम जैसे उनमें से पास करोगे तो जो उनके पोर्स में अनवांटेड गैसेस फंसी होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और उसका जो एक्टिवेशन हो जाता है आपका किसी भी सब्सटेंस का, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। और उसकी जितने आपको पता जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एड्सॉर्प्शन पावर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।